question is, why have the Chinese chosen this particular time to move? वंदे मातरम। जय श्री राम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे देश की सदी की सबसे बड़ी त्रासदी राहुल गांधी के बारे में। एक तो पहले से ही साल 2020 इतना बुरा बीत रहा था, ऊपर से राहुल बाबा 3 मिनट 34 सेकंड की एक नई वीडियो के साथ एक बार फिर देश के सामने आए हैं। अब बाबा आए हैं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि देश के फेवर में कुछ बोल दें, और हुआ भी कुछ ऐसा ही है। अपनी इस वीडियो में राहुल बाबा ने किसी भी देश के लिए बेहद जरूरी 3 अहम मुद्दों पर चर्चा की है। पहला, वित्तीय नीति, दूसरा विदेश नीति, और तीसरा भारत के उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंध। राहुल बाबा के मुताबिक भारत और मोदी सरकार इन तीनों ही मोर्चों पर पूरी तरह से फेल हो चुकी है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको राहुल बाबा की वीडियो को दिखाऊं और उनके दावों और हकीकत के बीच के फर्क को समझाऊं, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको राहुल बाबा की एक फोटो को दिखाना चाहूंगा, जिसे देखकर सच में मेरा मन तो बहुत दुखी है। मतलब क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं। फिर मुझे याद आया कि चाइनीज वायरस की वजह से इस समय हवाई जहाज वगैरह सब कुछ बंद चल रहे हैं, जिस वजह से राहुल बाबा गर्मियों की छुट्टी में नानी के घर नहीं जा पाए हैं, और ना ही राहुल बाबा को वो पदार्थ उपलब्ध हो पा रहे हैं जिनकी उन्हें लत है। अगर ऐसा नहीं है तो मेरी राजमाता को एक सलाह है कि राहुल बाबा को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि उनके चेहरे को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि किसी गंभीर बीमारी ने इन्हें जकड़ लिया है। What is it about India's situation that has made China act in such an aggressive way? What is it about this moment in time that has allowed the Chinese to have the confidence that they can move against a country like India? एक तरफ जहां भारत और चीन बातचीत के जरिए सीमा पर तनाव घटाने के लिए राजी हो गए हैं, और चीन धीरे धीरे ही सही लेकिन अपने सैनिकों को गालवन घाटी और पेंगोंग त्सो दोनों ही इलाकों से पीछे हटा रहा है, तो ये सवाल उठता है कि ऐसे समय में राहुल गांधी को एक ऐसी वीडियो को लेकर देश के सामने क्यों आना पड़ा जिसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फायदा चीन को ही पहुंचे। फिर मुझे याद आया कि 2008 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच हाई लेवल इंफॉर्मेशन शेयरिंग का एक समझौता हुआ था, और 2008 में ही चीन ने बीजिंग ओलंपिक्स के लिए ना ही हमारे देश के प्रधानमंत्री और ना ही राष्ट्रपति को बुलाया था, बल्कि चीन ने सोनिया गांधी एंड फैमिली को बीजिंग आने का न्योता दिया था, और ये फर्जी गांधी परिवार उस समय बीजिंग गया भी था। अभी कुछ ही समय पहले हुए खुलासे में यह भी पता चला है कि राजीव गांधी फाउंडेशन, जिसकी चेयरपर्सन खुद श्रीमती सोनिया गांधी हैं, उसमें भी चीन पिछले काफी लंबे समय से फंडिंग करता रहा है। हम सब ये भी जानते हैं कि आज जो राहुल गांधी चीन को लेकर अपना ज्ञान झाड़ते घूम रहे हैं, वो डोकलाम विवाद के समय कैसे चीनी राजदूत के साथ गुपचुप मीटिंग करते हुए पकड़े गए थे। एक तरफ जहां चीन पूरी दुनिया में खुद को विक्टिम बताते हुए ये कहता घूम रहा है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, उल्टा इंडियन फोर्सेस ने ही हमारी सीमा में घुसकर हमारे सैनिकों की ठुकाई की, तो वहीं राहुल गांधी भारतीय सेना का मोरल डाउन करने के लिए लगातार एक बात कह रहे हैं कि चीन हमारी सीमा में घुस आया, चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। उनकी ये वीडियो भी उनकी इसी बकलोली का एक हिस्सा है। Countries are protected not by one particular thing, but by a confluence of forces, by a confluence of systems. Okay, so a country is protected by its foreign relationships, it is protected by its neighborhood, it is protected by its economy, it is protected by the feeling that its people have, the vision that its people have. And what has happened over the last 6 years, that on all those areas, India has been disturbed and disrupted. And I'll cover each one of them. सुना आप सबने, राहुल बाबा कह रहे हैं कि कोई भी देश मेनली 3 पॉइंट्स पर ही चलता है, और आज की वीडियो में राहुल बाबा इन तीनों ही पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहले तो मुझे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ, फिर मैंने सोचा कि अरे भाई, ये तो युवराज हैं, कुछ भी कर सकते हैं।
राहुल बाबा अपनी वीडियो में फॉरेन पॉलिसी पर पूरे 32 सेकंड बोले हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, पूरे 32 सेकंड। जिस आदमी को पूरा देश पप्पू पप्पू कहता घूमता है, उसने केवल 32 सेकंड में देश की फॉरेन पॉलिसी के बारे में पूरी जानकारी दे दी। Let's start with foreign policy. Our relationship with the outside world used to be with multiple countries. We had a relationship with America, strategic partnership with America, I would say, and that is very important. We had a relationship with Russia, we had a relationship with Europe, and these countries used to help us maneuver in the world. Today, our relationship has become transactional. We have a transactional relationship with the United States. We have disturbed our relationship with the Russians. We have a transactional relationship with Europe. अपनी इसी वीडियो में राहुल बाबा अमेरिका, रूस और यूरोपियन यूनियन के साथ भारत के खराब हो चुके संबंधों के बारे में बताते हुए ये भी कह रहे हैं कि भारत के संबंध अब सभी देशों के साथ ट्रांजैक्शनल हो चुके हैं। यहाँ मैं राहुल बाबा से एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा कि देशों के संबंध तो ट्रांजैक्शनल ही होते हैं, जैसे कि हम तुम्हें क्या दे सकते हैं या तुम हमें क्या दे सकते हो, आखिर इसमें गलत क्या है। रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुका है। चाहे वो चीन से डोकलाम विवाद हो या करंट का एलएसी डिस्प्यूट, अमेरिका ने चीन को बड़ा ही क्लियर एंड लाउड मैसेज दिया था कि वो हर हाल में भारत का साथ देगा। रूस के साथ भारत के बेहद पुराने और पारंपरिक संबंध रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद से तो भारत और रूस के संबंध बेहद मजबूत हुए हैं। हाल ही में रूस ने चीनी दबाव को दरकिनार करते हुए भारत की रक्षा संबंधी जरूरतों को समय पर पूरा करने का वादा भी किया था। अब बात करते हैं भारत और यूरोपियन यूनियन के संबंधों की। इनकी मजबूती इसी बात से पता चल जाती है कि भारत, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन यूनियन मिलकर मलक्का स्टेट में चीन को घेरने की तैयारी कर रहे हैं, जहां से चीन अपनी एनर्जी की 80% जरूरत को पूरा करता है। Now let's come to our neighborhood. Earlier, Nepal was a friend, Bhutan was a friend, Sri Lanka was a friend. Our neighborhood, other than Pakistan, was working with India and saw itself as being partnered with India. Today, Nepal is angry with us. If you go to Nepal and you speak to the Nepali people, they are furious with what has happened. Sri Lankans have given a port to the Chinese. Maldives is disturbed. Bhutan is disturbed. So we have disrupted our foreign partners, we've disrupted our neighborhood. जहां तक बात है भारत की नेबरिंग कंट्रीज की, तो राहुल बाबा मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहता हूं कि नेपाल तो आप ही की तरह चीन की गोद में बैठा हुआ है और उसके इशारों पर नाच रहा है। रही बात अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव की, तो अफगानिस्तान के साथ भारत के संबंध अब तक के सबसे अच्छे दौर में हैं। अफगानिस्तान में चाहे सलमा डैम हो या पार्लियामेंट बिल्डिंग का निर्माण, भारत की मदद से वहां पर कई प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। भूटान के साथ भारत के संबंध पहले से ही बेहद अच्छे रहे हैं और जब से भारत ने डोकलाम विवाद के समय भूटान का साथ दिया है, तब से दोनों देश और करीब आए हैं। हाँ, बांग्लादेश के साथ रोहिंग्या मुसलमानों की वजह से भारत के कुछ छोटे मोटे विवाद जरूर हैं, लेकिन ऐसा कोई भी बड़ा कारण नहीं है जिसके आधार पर यह कह दिया जाए कि दोनों देशों के संबंध खराब हो चुके हैं। अब बात करते हैं मालदीव की, तो भारत और मालदीव के संबंधों की मजबूती का अंदाजा इसी बात से हो जाता है कि अभी कुछ समय पहले यूएन में तुर्की और पाकिस्तान मिलकर कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव पास करना चाहते थे, जिस पर मालदीव ने मुस्लिम ब्रदरहुड को दरकिनार करते हुए भारत का साथ दिया और इस प्रस्ताव का समर्थन करने से इनकार कर दिया। ये भारत की एक बेहद बड़ी कूटनीतिक जीत थी। और जहां तक बात रही श्रीलंका की, तो ऐसा कोई भी कारण नहीं है जिसके आधार पर हम ये कह दें कि भारत और श्रीलंका के संबंध खराब हो चुके हैं। और जिस हम्बनटोटा पोर्ट की बात राहुल बाबा अपनी वीडियो में कर रहे हैं, तो मैं उन्हें उनकी जानकारी के लिए ये बताना चाहूंगा कि ये हम्बनटोटा पोर्ट का समझौता चीन और श्रीलंका के बीच उन्हीं की सरकार यानी साल 2008 में हुआ था और साल 2010 तक इस पोर्ट का एक पार्ट ऑपरेशनल भी हो चुका था। Now let's come to the economy. Our pride, something that India used to go to the rest of the world and talk about, boast about. Worst economic growth, 50 years, no end in sight, absolute disaster, unemployment highest in 40-50 years. So our strengths have suddenly become our weaknesses. We told the government that, look, please realize that we are becoming vulnerable.
All these things are connected. They're not separate. When you look at a nation, you have to look at all these factors and you have to act, take into account all these factors. We told them, listen, for God's sake, inject money into the economy, fire the economy, and do it immediately. Protect the small and medium businesses. They refused to do it. सुना आप सबने, जो आदमी विश्वेश्वरैया नहीं बोल पा रहा था, वो आदमी आज देश की इकोनॉमी पर ज्ञान बांट रहा है। एक तरफ जहां इस चाइनीज वायरस की वजह से दुनिया भर की इकोनॉमी चरमरा गई है, तो वहीं राहुल गांधी ऐसे समय में भी देश की इकोनॉमी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं जरा उन्हें उनकी सरकार के समय देश की इकोनॉमी के कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं। साल 2008 से 2012 के बीच में देश की इकोनॉमी 3% से 5% के रेशियो में बढ़ी थी, लेकिन उस समय किसी ने इस पर कोई सवाल खड़ा नहीं किया था, क्योंकि सभी जानते थे कि उस समय दुनिया में मंदी का दौर चल रहा था। और कुछ ऐसा ही हाल इस चाइनीज वायरस की वजह से एक बार फिर हो चुका है। दुनिया भर पे मंदी का खतरा मंडरा रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं रह सकता। लेकिन इस सब के बावजूद भी पिछले 3 महीने में भारत ने $20 बिलियन का निवेश हासिल करने में सफलता प्राप्त की है। फॉक्सकॉन हो, माइक्रोसॉफ्ट हो या फेसबुक जैसी बड़ी कंपनियां या तो अब तक भारत में निवेश कर चुकी हैं या निवेश करने का वादा कर चुकी हैं। राहुल बाबा, ऐसा थोड़ी ना होता है कि जो गलतियां आपकी मामा की सरकार, मेरा मतलब है मनमोहन सिंह की सरकार के समय में हुई थी, आप उन गलतियों का ठीकरा उठाकर भी वर्तमान की मोदी सरकार के ऊपर फोड़ दोगे और कोई आपसे सवाल भी नहीं पूछेगा। ये जरूरी थोड़ी ना है कि इस देश में सभी कांग्रेसी चमचे हैं। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो को लेकर आपकी कोई भी राय हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो करें। जय हिंद।